नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल से आखिरकार आज वो खबर आ गई जिस खबर की संभावना कई दिनों से जताई जा रही थी। वो ये कि बीजेपी नेतृत्व से नाराज मुकुल रॉय टीएमसी में वापस हो सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है। मुकुल रॉय आज टीएमसी में शामिल हुए, ममता बनर्जी के साथ मंच पर थे। ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया और कहा कि मुकुल रॉय को डरा धमकाकर बीजेपी में शामिल किया गया था। लेकिन इसके साथ ममता बनर्जी ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया। वो ऐलान ऐसा ही है जिसकी संभावना भी कई दिनों से जताई जा रही है। बीजेपी के कई जीते और हारे नेताओं की घर वापसी की संभावना, बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा विधायकों के ममता बनर्जी के संपर्क में रहने की खबर। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात यह कि मुकुल रॉय का बीजेपी छोड़कर, मोदी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी के साथ आने के अब क्या मायने हैं, और इन मायनों को तलाशते हुए मैं अभी बात करूंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पश्चिम बंगाल से प्रभाकर मणि तिवारी जी, जो पश्चिम बंगाल को बहुत करीब से जानते हैं और लंबे समय तक 25 साल से ज्यादा समय तक बंगाल में है, और साथ में हैं शरद गुप्ता जी, राजनीति के विशेषज्ञ हैं। लेकिन इन दोनों से बात करने से पहले ममता बनर्जी ने टीएमसी के मंच पर मुकुल रॉय को पार्टी में शामिल करते वक्त, शामिल करने के बाद क्या कहा वो सुनना बहुत जरूरी है। और ममता बनर्जी के उस ऐलान में आने वाले भविष्य का जवाब छिपा है, और यह भी कि क्या ममता बनर्जी के खेमे में मुकुल रॉय के साथ ही बीजेपी नेताओं के आने का कोई सिलसिला शुरू हो सकता है। तो जरा सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से 2024 के बीच क्या कुछ हो सकता है, और ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का कुनबा चुनाव में शिकस्त खाने के तुरंत बाद, सवा महीने बाद ही बिखरने लगा। जरा सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. अगर ये बात ममता बनर्जी ने कही है तो इसका क्या मतलब है? मोर पीपल विल कम, और ऐसे वक्त, ऐसे मंच पर कही है जब मुकुल रॉय आ चुके हैं, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में बड़ी भूमिका रही, पंचायत चुनाव में बड़ी भूमिका रही। मुकुल रॉय के आने के साथ ममता बनर्जी का यह कहना कि बहुत सारे और लोग आएंगे, लेकिन उसमें वो लोग नहीं आएंगे जो पैसे के लिए या गद्दारी करके या बहुत क्रिटिसाइज करके बीजेपी में गए, तो कौन लोग आएंगे? और क्या यह कोई सिलसिला शुरू हो सकता है? क्योंकि बीच में खबर यह भी आई थी कि करीब 33 विधायक बीजेपी के टीएमसी के संपर्क में है। खबर यह भी आई कि कई ऐसे विधायक हैं जो लगातार अभिषेक बनर्जी के संपर्क में है। तो क्या होने वाला है बंगाल में, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रभाकर मणि जी, सुना हमने ममता बनर्जी को, आज मुझे लगता है खुलकर ममता बनर्जी ने कह दिया मोर पीपल विल कम। साथ में ये कि जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने धोखेबाजी की, जो पैसे के लिए गए, वो नहीं आएंगे। तो चूंकि आप बंगाल में हैं तो आप ही से समझेंगे कि किसके लिए कह रही हैं, कौन अब आ सकते हैं। ये केवल उनके लिए कहा है उन्होंने, शुभेंदु अधिकारी के लिए। गद्दार उन्हीं को कहा है, मिर्जाफर उन्हीं को कहा जा रहा है। शुभेंदु ने, आप जानते हैं, चुनाव के समय नंदीग्राम में ममता बानो, ममता बेगम और कई तरह से उन पर लगातार हमले किए थे। तो ममता के निशाने पे सीधे शुभेंदु हैं। उनके अलावा वो बाकी सबको पार्टी में वापस लेने के लिए तैयार हैं। और चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने इस बात का संकेत भी दिया था कि ममता ने कहा था कि बागियों के लिए दरवाजे खुले हैं, हम सही समय पर विचार करेंगे। हालांकि पिछले सप्ताह जो बैठक हुई थी टीएमसी कार्यकारी समिति की, उसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। बागियों की वापसी का फैसला ममता पर छोड़ दिया गया था, जैसा कि सांसद सौगत राय ने बताया था कि ममता फैसला करेंगी। और सबसे बड़ा झटका दिया है ममता ने मुकुल राय को, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने, जो अस्पताल की डिप्लोमेसी शुरू हुई मुकुल राय की पत्नी को देखने जाने के बाद, उसके बाद ही मुकुल राय की घर वापसी के कयासों को बल मिला। और उसके 8 दिनों के भीतर
एक सप्ताह के भीतर आप कह सकते हैं कि सारा उखाड़ पछाड़ हो गया और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है। पहले माना जा रहा था कि दूसरे लोग आएंगे, मुकुल राय संभवतः कुछ बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा विकेट उखाड़कर ममता ने आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का स्वरूप क्या होगा इसका एक ठोस संकेत दे दिया है। और आज साफ साफ उन्होंने भी कहा, मुकुल राय ने भी कहा कि अभी कई लोग कतार में हैं, कई लोग आने वाले हैं। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने, मैं सुन रहा था पूरा लाइव, किसी रिपोर्टर ने मुकुल रॉय को पूछा कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, कि आप 2017 में चुनाव जब टीएमसी में थे तब टीएमसी नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे, फिर आप बीजेपी में चले गए, तब भी आप ममता बनर्जी अभिषेक के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, अब फिर वापस आ गए, तो क्या आइडियोलॉजी है? उन्होंने तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन वहां से ममता बनर्जी ने माइक संभाला और एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गई कि ऐसे कोई सवाल पूछना है मुझसे पूछो। और उसके बाद ममता बनर्जी का ये ऐलान, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप बंगाल में, उसके बाद शरद जी के पास आऊंगा, कि क्या यहां से माने कि ये सिलसिला जो बार बार कहा जा रहा है, 12 विधायक हैं, 10 लोग हैं, 22 लोग हैं, 33 तक का आंकड़ा आ गया, क्या ऐसा है? कुछ हारे हुए उम्मीदवारों की तो का जिक्र आया है, सोनाली क्या नाम है, सोनाली गुहा का आया था कि आप जल बिल मछली की तरह तड़प रही हूं, आपके बिना जीवन मेरा बेकार है। और मेरे ख्याल से कोई मुर्मू है, सरला मुर्मू, शायद सरला मुर्मू, दीपेंदु विश्वास फुटबॉलर रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। करीब आधा दर्जन नेताओं के तो नाम मैं जानता हूं जो सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा 10 से 12 लोग उनमें जीते हुए विधायक भी हैं। सपोज किसी जिले में 10-12 सीटें हैं, एक विधायक जीता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उसने भी संपर्क किया है। हालांकि दावे तो किए जाते हैं, टीएमसी के लोगों का दावा है कि 30-32 है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो आग है तभी धुआं उठ रहा है। 30-32 तो नहीं, फिलहाल 10 से 12 तो मैं जानता हूं कि ऐसे लोग संपर्क में है लगातार। टीएमसी के एक और पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी हैं, उन्होंने भी अपनी फेसबुक पोस्ट पे दावा किया था। और मुकुल के आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि पार्टी में जो गुटबाजी चल रही थी अलग अलग, वो भी सतह पर आ गई है। आपने देखा होगा डॉक्टर अनुपम हाजरा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 2-1 लोगों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व तो काफी उत्साहित था, बाकियों को अपमानित किया गया। ये उसी का वो अनुपम हाजरा का, चूंकि आपने जिक्र किया, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने आज ही फेसबुक पर लिखा, हालांकि बंगला में लिखा, प्रभाकर जी ने ही मुझे उसका अनुवाद भेजा, जिसमें अगर प्रभाकर जी वो लिखते हैं कि उम्मीद है कि अब बीजेपी की बैठकों में समुचित प्रोटोकॉल मानते हुए मुझे न्योता मिलेगा और चुनाव के दौरान 2-1 लोगों को लेकर अति उत्साह दिखाने और गुटबाजी करते हुए बाकियों को तवज्जो नहीं देने, अपमानित करने का दयनीय नतीजा है। और चार्टर्ड प्लेन के शाही यात्री भी गायब हैं। तो ये किसके लिए लिख रहे हैं? और अगर ऐसे लोग लिख रहे हैं जो बीजेपी में पाला बदल के गए और आज ही लिख रहे हैं, तो किसके लिए लिख रहे हैं? कौन शाही यात्री? और सारे लोग जो दल बदल के गए, उनको जो मिलना था, एक तो सत्ता नहीं मिली, तो सत्ता में जो हिस्सेदारी, साझेदारी, सबसे बड़ा सपना तो सबका मुंगेरी लाल का, वो टूट गया। और उसके बाद अब लगता है पार्टी में भी तवज्जो नहीं मिल रही है। हाँ, ये सबका निशाना है शुभेंदु अधिकारी पर, क्योंकि अगर दल बदलुओं में किसी को कुछ मिला है तो शुभेंदु को ही मिला है। उनको कैबिनेट रैंक मिल गया, विपक्ष के नेता बन गए, चार्टर्ड प्लेन से गए थे, राजीव बनर्जी भी चार्टर्ड प्लेन से गए थे, और उनको प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले केंद्रीय नेतृत्व तो ज्यादा तवज्जो दे रहा है। 2 दिनों तक दिल्ली दौरे में उन्होंने मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकातें की। और यहाँ दिलीप घोष का कहना था कि वो क्यों दिल्ली गए हैं मुझे नहीं पता है। इससे समझा जा सकता है कि कार्डर बेस्ड और अनुशासित कही जाने वाली एक पार्टी की बंगाल में क्या स्थिति है, जो अब की बार 200 पार का नारा दे रही थी, उसकी हकीकत क्या है, उसके अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। और मुकुल राय से स्पष्ट हुआ, अनुपम हाजरा के ट्वीट से साफ है, कई बातें सामने आ रही है अब धीरे धीरे खुल के। चलिए अब जरा शरद जी के पास जाते हैं। शरद जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के थे, लेकिन वहां परेशान थे, शोषण हो रहा था, एजेंसी डरा धमका कर ले गई, अब वो घर आए। तो और क्या इससे कोई ऐसा भी संकेत है कि ममता बनर्जी अपनी भूमिका या अपने बिहाफ में राष्ट्रीय परिदृश्य में मुकुल राय की कोई भूमिका देखती हैं, तय करना चाहती हैं? और इसका कैसे आप राजनीति पर क्या असर देखते हैं? क्योंकि जो 4-5 साल में जमीन बीजेपी ने तैयार की, जिसमें 18 सीटें लोकसभा चुनाव में मिल गई, ठीक है, 3 से 77 तक तो पहुंची, 200 नहीं पहुंची, और इस बीच ये इतना बड़ा झटका, तो कैसे देखते हैं आप इसको?
ये जमीन जिसकी आप बात कह रहे हैं, इस जमीन को बनाने में मुकुल रॉय की बड़ी भूमिका रही है। 2017 से आके 2021 तक एक व्यक्ति 4 साल तक मेहनत करे और दूसरा आदमी विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले आके और नेता विपक्ष का पद पा जाए, तो दोनों में फर्क तो होगा ही, और मन भी दुखेगा कि 4 साल में एक एक करके तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता बीजेपी में आए, अधिकतर को मुकुल रॉय ही लेके आए। उन्होंने ही पूरी जमीन तैयार की, जिले जिले घूमे, बीजेपी की जिला इकाइयों को तैयार किया। तो पूरा जमीनी काडर जो था वो मुकुल रॉय ने बनाया, नेता तैयार किए, बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। आज हालत यह है कि जो 76 एमएलए जीते हैं, उसमें 70 से अधिक दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस से, सीपीएम से। तो ऐसे में मुकुल रॉय को दर्द तो था ही। अब उनकी भूमिका क्या होगी, ये जैसा भी प्रभाकर जी बता भी रहे थे कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो एक एडवाइजरी भूमिका में रहेंगे। जैसे जब तक वो छोड़ के नहीं गए थे, उससे पहले मुझे याद है, मैं कलकत्ता गया भी था, प्रभाकर जी से मिला था, तो उस समय मुकुल रॉय के ये जलवे थे कि नंबर 2 पे वही थे। और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन ममता बनर्जी ने तय किया हुआ है कि पहले एक व्यक्ति युवा तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, फिर वो महासचिव बनता है, और फिर वो माना जाता है कि अब पार्टी का उत्तराधिकारी हो गया है ममता जी का। तो पहले मुकुल रॉय ने ये सफर तय किया, फिर शुभेंदु अधिकारी ने तय किया, और अब अभिषेक बनर्जी इस सफर को तय कर चुके हैं। तो अब वापस आ रहे हैं, तो वापस आने के बाद उनको वो सम्मान मिलेगा, वो अधिकार मिलेंगे जो उनके पास पहले थे, ऐसा लगता तो नहीं है। क्योंकि भाई आदमी की लॉयल्टी और इंटीग्रिटी सब संदिग्ध हो जाती है। तो आप 4 साल तक बीजेपी के साथ रहे, तो ये जरूर है कि आपको बीजेपी के अंदर अंदरूनी चीजें, अंदरूनी रणनीति काफी चीजें मालूम है। तो जिस तरीके से शुभेंदु ने जाके तृणमूल के अंदर की चीजें बताई, तो उसी तरीके से अब एक उनका बीजेपी का एक अंदर का आदमी, अंदर खाने का आदमी अब तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गया है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को बहुत जरूरत थी उनकी, लेकिन वो आना चाहते थे, और ये ममता बनर्जी को भी लगा कि एक बड़ा विकेट अगर गिरा रही हूं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी मोदी की सेना, मोदी का कुनबा उनको एक रिवेंज की तरह देखती हैं, तो इसलिए भी चलो कमजोर करने के लिए सामने इसलिए भी लेके आई, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव के बाद लाई हैं जब वो अपने दम पर 211 का आंकड़ा पार हो गई पिछले साल से। तो अब उनको सही आप कह रहे हैं, अभी चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव में भी 3 साल बाकी है, तो अब मुकुल रॉय का इस्तेमाल क्या करेंगी? अभी यही है कि बीजेपी को झटका दिया और आगे आने वाले समय का कोई 2024 की तैयारी में जुटेंगे। क्या समझा जाए शरद जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि यही समझा जाएगा। और जिस तरीके से मुकुल रॉय जितने लोगों को लेके गए थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं। और अब बीजेपी को जैसे जरूरत थी कि प्रतिदिन वो या प्रति 2-3 दिन पे एक व्यक्ति को ज्वाइन करते थे, 2 व्यक्ति ज्वाइन करते थे, तो एक माहौल बनता था। अब तृणमूल कांग्रेस को माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो किसी भी दिन वो बुलेटिन की तरह एकदम से बम गिरेगा कि साहब 10 बीजेपी विधायक अपना इस्तीफा देके तृणमूल में शामिल हो गए। तो बाई इलेक्शन होने ही है, तो जब एक बाई इलेक्शन होना है तो 10 बाई इलेक्शन हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? अब एक सवाल है, हाँ एक सवाल है, थोड़ा सा मैं डेविएट कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत अहम है। हम सबको याद है, मैंने तो उस पर वीडियो भी बनाया था, दर्शकों ने देखा भी होगा, कि जब सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, उस समय बहुत बात ये उठी, मैंने खुद वीडियो बनाया कि मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी उस स्टिंग कैमरे में, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। फर्क ये था कि शुभेंदु अधिकारी 5 लाख लेते हुए वीडियो में है, मुकुल रॉय 15 लाख मेरे उस आईपीएस अधिकारी को, मिर्जा नाम था शायद, सम मिर्जा, उनको दे देना, ये कहते हुए वीडियो में। लेकिन है वो पूरा वीडियो मेरा देखा हुआ है, मेरे यूट्यूब के दर्शक मेरे प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। लेकिन हुआ ये सर कि सीबीआई ने मुकुल रॉय के बारे में माना, अदालत में भी, अपनी चार्जशीट में भी, और इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए भी कुछ अधिकारियों के हवाले से, कि सीबीआई मानती है मुकुल रॉय के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पैसे फला आदमी को दे देना। वो फला आदमी आईपीएस अधिकारी सस्पेंडेड है, अरेस्टेड है, अब जमानत पे होगा तो अलग बात। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं
कि जैसे कुछ लोग ये चला रहे हैं कि मुकुल रॉय का क्या सीबीआई इस्तेमाल मुकुल रॉय के मामले में कर सकती है। मेरा ये मानना है, उसके बाद मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा ये मानना है कि मुकुल रॉय के मामले में अगर सीबीआई का इस्तेमाल आज वैसे ही होगा जो जैसे पहले हो रहा था, जिसके डर से 2017 में हो सकता है बीजेपी में गए होंगे, तो सामने शुभेंदु अधिकारी है जो क्लियर कट 5 लाख लेते हुए हैं, तो केंद्र या सीबीआई को दोनों के लिए तय करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है वो बक्सा, वो पंडारा बॉक्स खुल सकता है? नहीं, वो अब कम से कम मुकुल रॉय के लिए नहीं खुल सकता, क्योंकि सीबीआई जब ऑलरेडी एक सबमिशन दे चुकी है कि उनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसमें एक दो शब्द उन्होंने और इस्तेमाल किए थे, सो फार, कि अभी तक नहीं मिला है। तो सीबीआई इन मामलों में बड़ा बड़ा तेज रहती है, तो उन्होंने ये दिया कि सो फार वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एविडेंस अगेंस्ट मुकुल रॉय। तो लेकिन अगर मुकुल रॉय को लेते हैं तो उनको शुभेंदु को भी लेकिन शुभेंदु के खिलाफ लोकसभा स्पीकर के पास आवेदन पड़ा हुआ है सीबीआई का सैंक्शन के लिए। तो जब जब तक लोकसभा अध्यक्ष उसको अनुमति नहीं देते तब तक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। 3 साल हो चुके हैं, जबकि मुकुल रॉय के खिलाफ ऐसा कोई मामला है नहीं। तो अगर सीबीआई अभी भी चाहे तो मुकुल रॉय के खिलाफ फिर से खोल सकती, क्योंकि वो सोफार जो था वो सोफार तभी तक था, 21 मई की शायद या 19 मई की बात है, 20 दिन हुए हैं, और सोफार में अब वो कह सकते हैं कि साहब हमारे पास सबूत आ गए हैं, तो अब इनके खिलाफ लेकिन शरद जी, उसके बाद प्रभाकर आ रहा हूं, मैंने वही कहा कि अब आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये करेंगे तो आपको शुभेंदु अधिकारी के मामले में भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बात वो होगी, स्पीकर के पास सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का नहीं मामला पेंडिंग है, बाकी और जो टीएमसी के 3 सांसद, चूंकि 2014 का मामला है, उस समय स्टिंग हुआ था, जो भी सांसद 3 और है, तो उन सब के खिलाफ सैंक्शन अगर पेंडिंग है तो कहीं इन्फ्लुएंस होगा। कहा जा रहा है 2 साल से पेंडिंग है, तो ये मुमकिन तो नहीं है कि आप फिर मुकुल रॉय जिसने डायरेक्ट पैसे नहीं लिए, जिसने कहा फला को देना, उसके खिलाफ सीबीआई एक्टिव हो जाए और शुभेंदु अधिकारी जो डायरेक्ट लिए उनको छोड़ दे। ये लगता है आपको? और शुभेंदु बीजेपी के अभी खास हैं नेता विपक्ष। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसके खिलाफ इजाजत मिल गई है उसके खिलाफ सीबीआई प्रोसिक्यूशन कर सकती है, जिसके खिलाफ नहीं मिली उसके खिलाफ कैसे प्रोसिक्यूशन कर सकती है? चलिए वापस लौटते, चूंकि ये आकलन ही है, लेकिन मेरा ये है कि सिर्फ इतना कि अगर सीबीआई को प्रोसिक्यूशन के डायरेक्शन में और एविडेंस के आधार पे जाना होगा तो शुभेंदु भी फंसेंगे, क्योंकि शुभेंदु सीधे कैमरे पर है। तो इसलिए बिल्कुल है अजीत जी, बिल्कुल है, लेकिन जब तक इजाजत नहीं मिलती सीबीआई को, सीबीआई खुद कह चुकी कि हम तो पिंजरे का तोता है, तो हमको जो सिखाया जाएगा, तो जब तक पीछे से उनको सिखाया नहीं जाएगा कि शुभेंदु के खिलाफ करना है, जब तक इजाजत नहीं मिलेगी तब तक शुभेंदु के खिलाफ बीजेपी जिस तरीके फिर ये सवाल उठेगा ना कि जो मुकुल रॉय बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे उस नारदा स्टिंग ऑपरेशन के बाद, जो मुकुल रॉय जीते अभी विधानसभा चुनाव, और जिनकी चर्चा हो रही थी कि कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, राज्यसभा में आएंगे, और कुछ नहीं मिला, शायद ये भी नाराजगी होगी कि जो उनसे कमिटमेंट किया गया होगा वो नहीं मिला, वो एक मामूली विधायक रह गए, शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने देखा नेता विपक्ष हो गए, ये नाराजगियां भी अपनी वजह होगी। लेकिन अब वो बीजेपी शायद, मतलब बीजेपी के इशारे पर अगर हम पिंजरे में बंद तोता सीबीआई को मानते हैं तो मुझे लगता है ये स्थिति शायद ना बने। नहीं, मुझे लगता है कि सीबीआई पूरी तरीके से, और जिस तरीके से हम पूरे देश में देख रहे हैं, एक जगह नहीं पूरे देश में देख रहे हैं कि सीबीआई और ईडी खास तौर से चुनावों के समय बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, हर बार सीबीआई और ईडी रॉबर्ट वाड्रा के घर छापा मार देते हैं, उसको बुलाते हैं पूछताछ के लिए, और उसके बाद 4.5 साल तक गायब हो जाते हैं। तो क्या ये मुकदमा 4.5 साल तक इतने ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा रहता है? और तब कोई सवाल ये क्यों नहीं उठाता है कि 4.5 साल तक ये ठंडा क्यों था? इसी तरीके से अभी कमल हसन चुनाव लड़ रहे थे, उनके घर छापा मार दिया, उनके पैसे जब्त कर लिए ये। लेकिन अगर आप देखिए तो बीजेपी खुद अपने आप मुसीबत में है। केरल में जिस तरीके से उसके पैसे लूटे गए, और खुद बीजेपी के लोगों ने लूटे, तो बीजेपी अपने आप, अपना कुनबा उसका मुसीबत में है, चाहे बंगाल हो चाहे केरल हो। लेकिन अगर हम नेशनल मीडिया में डिबेट देखेंगे तो सारी पंजाब पे होगी, वो कभी भी उत्तर प्रदेश पे बहुत कम होगी, बंगाल पे बहुत कम होगी, और केरल पे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। सही बात। अब प्रभाकर जी आपके पास, प्रभाकर जी ये बताइए कि इसको अगर हम ये समझें कि मुकुल रॉय
नारदा स्टिंग के डर से ही गए थे, सीबीआई के डर से गए थे, ममता बनर्जी से खटपट थी पार्टी में, मुझे अगर याद है 6 साल के लिए उन्हें सस्पेंड या निष्कासित कर दिया गया था, तब गए। आज वो वापस लौटे, तो 3 साल में तो एक तरह से उस तरह की स्थितियों से निकलकर शायद लौटे। लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी का इमरजेंस हो गया, उन्हें एक तरह से कहें सक्सेसर घोषित कर दिया गया। तो क्या मुकुल रॉय को पद और कद मिलेगा जो पहले था, और अगर नहीं था तो क्या उसी मजबूती से वो 3 साल आगे लोकसभा चुनाव के लिए उस जिम्मेदारी के लिए काम करेंगे, या एकदम ऐसी स्थिति हो गई, उनका एकदम मन ऐसा घुट गया कि उन्हें ना खुदा मिला, न विसाले सुनम बीजेपी में, न सत्ता बीजेपी की बनी, न केंद्र में मंत्री बने, न राज्यसभा में बने, इतने बेचैन थे कि यहाँ आ गए। हाँ देखिए, पहले जैसी उनकी ताकत थी, जो कद और पद था, वहां तक तो अब नहीं पहुंचेंगे इस बार, क्योंकि जो जगह खाली हुई थी, ममता ने पहले शुभेंदु को वहां खड़ा किया, शुभेंदु धोखा दे गए तो अभिषेक को वहां पहुंचाया, और अभिषेक ने इस बार चुनाव में जो काम किया है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो टीएमसी की रिकॉर्ड जीत है उसमें अभिषेक की बहुत बड़ी भूमिका है। ममता के अलावा सिर्फ वही स्टार प्रचारक रहे थे पार्टी के, तो अब लौटे हैं तो वैसी भूमिका भले ना हो, लेकिन मुझे लगता है पार्टी में इनका कद और पद अभिषेक के बाद 2 नंबर नहीं तो तीसरे नंबर पे तो रहेंगे, ममता और अभिषेक के बाद। और जैसे भी हो, जहां भी हो, लेकिन बीजेपी में इनको जो हालत थी वहां से तो बेहतर हालत में रहेंगे। आज उन्होंने कहा भी कि बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि वहां कोई भी नेता नहीं रहेगा। दूसरी ओर ममता ने भी इस बात को कहा कि सुबह ये मुकुल इतने ये हैं, इन्होंने कभी पार्टी पर कोई हमला नहीं किया, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था। एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब ममता ने महत्वपूर्ण पूछा गया कि मुकुल राय के आने से टीएमसी कितनी मजबूत होगी। ममता का कहना था कि मजबूती का तो कोई सवाल नहीं है, आप लोग जानते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, हमारी मजबूती है। मुकुल राय का फायदा होगा आने से, वहां बीमार चल रहे थे, इनका काफी शोषण हुआ था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, सम्मान भी नहीं था, ये सब चीजें कही, तो आगे तो रास्ता खुल गया। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा जी। हाँ, क्या जोड़ना चाहेंगे, पहले जोड़िए आप। ये जोड़ना चाहूंगा कि मुकुल राय से ही शुरुआत हुई थी टीएमसी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं की, और अब उल्टी गंगा बही है, तो इससे ये आशंका बढ़ने लगी है कि फिर वही तो नहीं इतिहास दोहराया जाएगा 4 साल के बाद फिर पश्चिम बंगाल में। उसी सवाल पे मैं आ रहा था, लेकिन आपने पहले बोला कि क्या मुकुल रॉय के आने के बाद, चूंकि बीजेपी में जो बहुत सारे लोग गए, चाहे जीते लोग, हारे लोग, विधायक, सीटिंग विधायक कहा जा रहा है, 33 विधायक चले गए थे, जिनमें से टिकट 12-13 को ही मिला, कईयों को नहीं मिला, जिसमें सोनाली गुहा भी है। लेकिन क्या मुकुल रॉय के आने के बाद बीजेपी से जीते हुए या हारे हुए विधायक टीएमसी में आने की तरफ सोचेंगे? हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं, बीजेपी की 77 सीटें, 77 सीटों से वाली पार्टी के विधायक अगर आना चाहते हैं, 2/3 मेजोरिटी के बिना पार्टी नहीं टूट सकती है। लेकिन एक फॉर्मूला जो एमपी में आजमाया गया कि विधायक इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देकर उपचुनाव में फिर दोबारा उस पार्टी में के टिकट पर लड़ जाए, जैसे माधवराव सिंधिया के 20-22 विधायकों ने किया। तो ऐसी स्थिति के लिए हो सकता है 10-12 विधायक इस्तीफा दे दे, 15 दे दे, और हो सकता है ममता बनर्जी इस रिवेंजफुल स्थिति में उसको एक्सेप्ट करे, जैसे आज कहते हैं मोर पीपल विल कम। ममता बनर्जी ने अगर ये कहा तो क्या ये माना जा सकता है? और उसके बाद शरद जी आपसे, हाँ, ये फॉर्मूला यहाँ लागू हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ममता अब भाजपा मुक्त पश्चिम बंगाल की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, और अभी कुछ महीनों बाद ही 100 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, जो काफी अहम माने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पिछले साल ही होना था, लेकिन कोरोना के कारण टलता रहा है, जिसमें कोलकाता नगर निगम है, जिसे मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता। मुझे लगता है ममता अब बीजेपी मुक्त पश्चिम बंगाल बनाने की तैयारी में है, और आज की जो स्थिति है जमीनी बीजेपी को आप देख रहे हैं, अलग अलग कुनबा, जितने मुंह उतनी बातें हो रही है, सब अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। तो आज 10-20 लोग भी आकर इस्तीफा देके चुनाव लड़े तो उनकी जीत 99% पक्की है। पश्चिम बंगाल की जो जमीनी स्थिति है, बीजेपी एक सीट जीतने की हालत में नहीं है फिलहाल यहाँ, तो उपचुनाव ममता के लिए ठीक होगा। जहां से शरद जी खत्म किया प्रभाकर जी ने, हालांकि अभी चुनाव में 3 साल है लोकसभा चुनाव में, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, 2 सीट से सीधे 18 सीट, आसनसोल दार्जिलिंग 2 सीट थी शायद,
अगर मुझे दो ही याद है, शायद दो ही थी, तो 18 सीट, उसमें मुकुल रॉय की बड़ी भूमिका थी, चूंकि 2017 के आखिरी महीनों में अक्टूबर नवंबर में बीजेपी का हिस्सा बन गए, 2.5 साल उन्होंने काम किया। क्या यहां से बीजेपी की मुसीबत बंगाल में, और वो जो सपना था 200 सीट का, वो तो टूट गया, लेकिन यहां से बीजेपी के लिए आगे का रोड मैप भी अगर है, मोदी के लिए खास तौर से, उस रोड मैप पर भी कील कांटे बिछेंगे? देखिए, कील कांटे तो बिछने शुरू हो गए। जैसे अभी आपने अनुपम हाजरा जी की बात की, तो उस साथ ही में प्रभाकर जी को मालूम होगा कि तथागत राय जो जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं हाँ, और गवर्नर भी थे, तो वो जी बिल्कुल। लगातार लगातार सोशल मीडिया पे, और शुभेंदु अधिकारी के साथ उनको भी दिल्ली बुलाया गया था, केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे भी बात की थी, और वो लगातार जिस तरीके की बातें लिखते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ये किन लोगों को लाया गया, और हार के लिए उन्होंने कारण भी बता दिए थे कि क्यों बीजेपी हारी, कि बाहर से जिन लोगों को ला के आपने सर पे बिठाया, इस वजह से बीजेपी हारी। और आज उन्होंने फिर अपने फेसबुक पोस्ट पे और सोशल मीडिया पे लिखा है कि साहब ये मलमूत्र की तरह लोग थे जो आए थे दूसरी पार्टियों से, तो एक गए हैं। तो इतना ऐसे में जिस जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं बार बार नहीं बोलना चाहता, तो ऐसे कितने लोग बचे हुए हैं। गया तो एक व्यक्ति है, लेकिन कितने लोग बचे हुए हैं। तो ये खुद बीजेपी के लोग अपनी ही राह में रोड़े बिछा रहे हैं इस तरीके के बयान दे देके। अब ऐसे लोग जो तृणमूल से आए थे या सीपीएम से आए थे, उनको अगर आप ये शिट कहेंगे, तो वो कब तक इंतजार करेंगे और कैसे कैसे इंतजार करेंगे? ये एक विचित्र स्थिति है शरद जी, कि जब छोड़ के जाते हैं तो ऐसी बातें, जैसे तथागत रॉय, आपने सही कहा, और बीते 8 दिनों से उन्होंने 2-3 इंटरव्यू भी दिए, उस इंटरव्यू में भी यही सब अनाप शनाप बातें की। और जैसे जितिन प्रसाद छोड़ के गए तो एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आ गया, कूड़ा कूड़े में चला गया। तो आप उसी को मंत्री बनाते हैं, उसी को टिकट देते हैं, उसी को सांसद बनाते हैं, उसी को महासचिव बना के बंगाल की जिम्मेदारी देते हैं, छोड़ जाता है, कहते हैं कूड़ा था कूड़े में गया। तो ये पार्टियों का यही हश्र है। लेकिन हम वापस इस पर लौटते हैं फिर से, बंगाल के नजरिए से अगर हम ओवरऑल देखें, बीजेपी यूपी में अभी जो मुसीबत मुश्किल है, आज भी दिन भर वो नाटकीय स्थिति चली। अब यहां से अगर दिखता है कि बंगाल में ममता बनर्जी वापस अगर उस फोर्स के साथ अपने लोगों को वापस लाती है, और जो कुनबा बीजेपी ने बनाया था, कहा जाता है कि जो सीटें, जिन सीटों पर, जितनी सीटों पर बीजेपी लड़ी, उसमें करीब करीब 150 उम्मीदवार दल बदल करके आए थे, जिसमें बड़ा तबका टीएमसी का था, लेफ्ट और कांग्रेस का था। तो ये भगदड़, क्योंकि वो सब इस उम्मीद में आए थे कि सत्ता बन जाएगी। अब वो सत्ता नहीं है, और 5 साल ममता के राज में कुछ दूसरे तरह के भी खतरे हैं, जिस तरह से ममता हैंडल करती है, या जिस आक्रामकता के साथ वो अपने तरीके का अख्तियार करती है, जो भी वहां दावपेच है, तो उससे बीजेपी का कुनबा आपको बिखरता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिखरता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा। मैं 2016 के चुनाव में भी बंगाल गया था, और बर्दवान में और कई जगहों पे मैं सीपीएम के दफ्तर गया, इवन कलकत्ता में भी गया था। और जब वहां पे मैंने सीपीएम के दफ्तर में पूछा कि भाई आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि पिछले 3-4 साल में लगातार हमारे कार्यालय पे हमले हुए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, बम बरसाए गए हैं, हम लोग अपनी जान बचा के कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। तो जो एक आरोप लगता है ममता बनर्जी पे या तृणमूल कांग्रेस पे कि सब बहुत हिंसक राजनीति करती है, ये पहले यही इसी शैली की राजनीति सीपीएम करती रही बहुत लंबे समय तक। तो उसी के हथियार से ममता बनर्जी ने उनको मारा। तो अब चूंकि वो खत्म हो चुके हैं, और इस चुनाव में उन्होंने नारा दिया था कि अब की रामें, अगली बार वामें। तो अब राम तो जो हालत होनी है, क्योंकि वाम तो खत्म हो चुका है, तो ममता बनर्जी के चुनाव पे के निशाने पे अब बीजेपी ही है। और अगले 5 साल में बीजेपी की क्या हालत होने वाली है, वो जो मैंने आपको बताया कि साहब सीपीएम रिसीविंग एंड पे रह चुकी है पिछले 10 साल से, तो अब उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि साहब बीजेपी की क्या हालत होने वाली है। अब ये मैंने आज देखा नहीं, लेकिन ममता बनर्जी से किसी रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, जो मैंने ऑडियो सुना, कि उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा, जिसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया, मोर पीपल विल कम। वो सवाल ये था कि बीजेपी वुड फॉल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, ऐसा टीएमसी ने ट्वीट किया है, टीएमसी के हैंडल से बताया गया। तो टीएमसी भी अब सीधा सीधा कह रही है कि बीजेपी में भगदड़ मचेगी और बीजेपी को हम धराशायी करेंगे। प्रभाकर जी, आखिरी सवाल इसके साथ, कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उठाकर कुछ महीनों में कहां से कहां पहुंचा दिया, मतलब अगर कहें कुल जमा जुम्मे जुम्मे
5 महीने हुए और 5 महीने में वो नेता विपक्ष बन गए। दिलीप घोष पार्टी अध्यक्ष हैं। अब क्या इससे बीजेपी के भीतर बेचैनी है? मुकुल रॉय की बेचैनी तो कहा जाता है इसी से है ही, थी ही, कि भाई मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, शुभेंदु अधिकारी अचानक आए, नेता विपक्ष बन गए, सब पा गए। दिलीप घोष हैं, तो क्या इसका भी कोई असर बहुत ज्यादा दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, या इसका ही असर दिख रहा है? असंतोष तो काफी है और बीजेपी में गुटबाजी कोई नई नहीं है। 2015 के बाद जब दिलीप घोष आए थे, उसके बाद से ही राहुल सिन्हा को हटाया गया था, तब उनका एक गुट हो गया, दिलीप घोष का एक गुट हो गया, उसके बाद मुकुल राय का एक गुट हो गया। अब जो टीएमसी से जो नेताओं को ले आए थे, केंद्रीय नेता बीजेपी के अमित शाह खासकर, और उनको थोक भाव में जिस तरह टिकट दिया गया, इससे पुराने नेताओं में काफी नाराजगी बढ़ी, उनका अलग गुट हो गया। ये भी एक बड़ी वजह थी बीजेपी की हार की, कि जमीनी स्तर पे आप पता करें तो बीजेपी के लोगों ने ही टीएमसी को वोट दिया, क्योंकि वो नाराज थे, जो कैंडिडेट वहां था उससे नाराज थे, नए लोग थे, कल पार्टी में आए। कई लोग तो ऐसे थे कि टिकट पहले मिल गया, पार्टी की सदस्यता बाद मिली। उनका कहना था कि 5 साल से टीएमसी से मार हम खा रहे हैं और मलाई ये लोग काट रहे हैं। तो शुभेंदु के मुद्दे पर भी ऐसी ही नाराजगी है, क्योंकि 4-5 महीने में ही आके और विपक्ष का नेता बन गए, जबकि पार्टी में उससे पुराने उनसे कई नेता हैं जिनको आज तक कुछ नहीं मिला, न राज्यसभा की सदस्यता मिली, न केंद्र में मंत्री पद मिला, और मंत्री पद भी ऊपर से लाके बनाया गया। बाबुल सुप्रियो में अलग नाराजगी थी, टालीगंज मेरे इलाके में लड़े थे एक केंद्रीय मंत्री और 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। तो उस समय भी काफी गुटबाजी हुई, और इसलिए 2 सांसद जो चुनाव, मुझे लगता है वक्त काफी हो चुका है, इसलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि ममता बनर्जी का ऑन रिकॉर्ड कहना, मोर पीपल विल कम, जब उनसे पूछा गया क्या और लोग आएंगे, तो ये कहना कि बहुत सारे लोग आएंगे। उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि क्या सांसद भी होंगे, उन्होंने कहा देखिए वक्त बताएगा। तो इसका मतलब ममता बनर्जी पूरी ताकत से, पूरे जोर से बीजेपी के कुनबे से लोगों को वापस लाने, खासतौर से जो टीएमसी से गए उनको वापस लाने की कोशिश करेंगी। तो ये हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक बंगाल में ये हम भगदड़ बीजेपी से टीएमसी की तरफ आते हुए वैसे देखें जैसे चुनाव के पहले टीएमसी से बीजेपी में जाते दिख रहे थे, जो अभी प्रभाकर जी ने कहा। फिलहाल इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। उससे पहले दर्शकों को अपील कि प्रभाकर मणि तिवारी जो कोलकाता में रहते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है, नाम बताइए आप। देश परदेश है, लिंक भी कई बार पिछले बार लोग लिंक मांग रहे थे, लिंक भी डाल देंगे। हाँ, देश प्रदेश है, जिससे आप पूर्वोत्तर की खबरें समझ सकते हैं। उनके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आप तक उनकी खबरें पहुंचे, और साथ में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब करें।